नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि माँ बाप के लिए औलाद की क्या अहमियत होती है और औलाद के लिए माँ बाप किस कदर ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन माँ बाप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें अगर वो गाँव में होते हैं या देहातों में होते हैं और उन्हें शहर के किसी कॉलेज में भेजते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, जैसा कि आपने आमिर खान की फिल्म का ये गाना ज़रूर सुना होगा। तो बहरहाल हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा बड़ा नाम करे। लेकिन वो बच्चा जब कॉलेज जाता है और कॉलेज जाकर वो उसकी लाश यानी उसकी डेड बॉडी उसके घर आती है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ बाप का क्या हाल होता होगा, उसके भाई बहनों का क्या हाल होता होगा, उसके रिश्तेदारों के गम का क्या अंदाज होता होगा, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल आज की जो खबर हम आपके सामने ले आए हैं, ये सीनियर जो तलबा होते हैं कॉलेज के, उनकी जालिमाना रविश के नतीजे में एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है, इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है, साई तेजा, तो उसका नाम है, 22 साल की उम्र है और आज वो यानी 22 तारीख को अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। यानी उसने सीनियर तलबा की रैगिंग के नतीजे में खुदकुशी कर ली। और जो हम तक इतलात आई हैं, जो हम तक रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक ये इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है और उसके सीनियर तलबा ने उसे ज़बरदस्ती पकड़कर एक बार ले गए और बार ले जाकर वहाँ शराब नोशी करवाई और फिर 10,000 रुपये का बिल अदा करने के लिए मजबूर किया। साई तेजा अपने कॉलेज आता है, कॉलेज आकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, सीनियर तलबा मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे मार पीट कर रहे हैं, मुझे ज़दोकोप कर रहे हैं और मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी तौहीन कर रहे हैं, पैसों का मुतालबा कर रहे हैं और शराब पिलाने की मांग कर रहे हैं। तो बहरहाल उसके बाद आप देखेंगे कि आज सुबह उस बच्चे की लाश उसके जो रूम में मुश्तबा हालत में पाई जाती है। अब इस सिलसिले में उसके माँ बाप, उसके वकील वगैरह यानी एडवोकेट जो हैं तकरीबन 300 किलोमीटर फासला तय कर आते हैं और इसकी वाज़ेह तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। एक माँ बाप के ख्वाब जहाँ चिकनाचूर हो गए हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि एक गैर मामूली ज़हनियत रखने वाला तालिब इल्म इस दुनिया से रवाना हो गया है या रुखसत हो गया है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं, सज्जाद साहब, माशरे में इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, क्या कॉलेज इंतज़ामिया ये नहीं देख रहा है? इससे पहले आपको याद होगा कि इसी तरह के रैगिंग के वाक़यात को लेकर जो है तलबा की ख़ुदकुशियों की ख़बरें आई थी, तो फिर उसके बाद जो है हुकूमत ने रैगिंग पे बैन लगा दिया था। जी। आज भी जो है रैगिंग पे बैन है, ममनू है रैगिंग। उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है आज सभी के हाथों में मोबाइल है, तो जिस तरीके से सीनियर तलबा जूनियर तलबा को हॉस्टल्स में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हॉस्टल्स में कमरों में जिस तरीके से उनके साथ मारपीट करते हैं, इंतहाई बेदर्दी से। देखिए, इससे पहले ये खबरें भी आई थी कि इन्होंने रैगिंग के नाम पे मारपीट की, उसको मारा पीटा, जिसके नतीजे में उसकी हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी टूट गई, एक तालिब इल्म की। इससे पहले भी ये खबर आई थी। तो इंतहाई बेदर्दी से मारते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उनको नंगा किया जाता है, उनको जो है मतलब हर तरीके से ऐसा मालूम होता है कि उससे दुश्मनी निकाली जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि उसे जानबूझ के जो है उसे ज़लील क़ार किया जा रहा है, ऐसा मालूम होता है। देखिए, यहाँ ज़लील क़ार करने की हद तक तो ठीक था, लेकिन अब ये हो गया है कि मारा पीटा जा रहा है, बेदर्दी से राडों से मारा जा रहा है, लकड़ियों से मारा जा रहा है, लट्टों से मारा जा रहा है। इंतहाई बेदर्दी से मारने की वीडियोस मंजर आप पे आ रही हैं। मुसलसल ये हो रहा है, ये नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये मुसलसल हो रहा है। और यकीनन हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में एक बार फिर जो है सख्त इक़दामात करे, नए क़वानीन वज़े करने की ज़रूरत है और पूरी तरीके से रैगिंग पे बैन लगाने की ज़रूरत है। यकीनन ये एक बहुत ही जो है दिल दहला देने वाला वाक़या है कि एक तालिब इल्म रैगिंग से बददिल होके, दिल बर्दाश्ता होके
जो है अपनी जान जो है ख़त्म कर लेता है। कितनी जो है आप बताइए, इससे बड़ी इंतहा और क्या हो सकती है रियाज साहब? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर किसी कॉलेज में बच्चा दाखिला लेता है तो जो सीनियर्स होते हैं उन्हें ये चाहिए कि वो जो जूनियर्स होते हैं उनकी हर तरह से मदद करें, उनका खैर मकदम करें, उनका वेलकम करें, उनकी रहनुमाई करें, उन्हें ये बताएं कि आपको तालीमी जो मुश्किलात पेश आने वाली हैं उसका मुकाबला किस तरह किया जा सकता है। तो बहरहाल कॉलेज इंतज़ामिया का भी फ़र्ज़ बनता है अब देखना यह है कि क्या उस कॉलेज में एंटी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई थी या रैगिंग कमेटी बनाई गई थी, और उसने अगर बनाई भी गई है तो उसने क्या इक़दाम किए हैं। वैसे भी अब एक 22 साल का जो नौजवान, कड़ेल नौजवान है, 22 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, एक इंतहाई यानी जवानी के शबाब पर होता है, और ऐसे में वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे, वो किस तरह चिकनाचूर हो गए। उसी तरह आपने देखा निज़ामुद्दीन को आज कौन भूल सकता है महबूब नगर के नौजवान अमेरिका में जिसे गोली मार दी पुलिस ने, और सिर्फ इसलिए मारी कि वहाँ पर नस्ली मुनाफरत और आपस में जो जिस अंदाज में उस बच्चे को सताया जा रहा था, उसके बाद उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। तो बहरहाल अब देखिए कि इस तरह के वाक़यात का इंसदाद किया जाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत ही दानिश्वर है, ज्ञानेश्वर है, बहुत ही बड़े मुखर्रिर है, और ऐसा लगता है कि अपने आप में वो बहुत बड़े लीडर हैं, और बात जब करते हैं तो अंदाज़ा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई अपने आप को बेनकाब करना चाहता है, ख़ुद को बेनकाब करना चाहता है, या ख़ुद के खामियों पर पर्दा डालना चाहता है, तो उसका ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपना मुंह बंद रखें। ये अच्छी बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुंह तो बंद रखते हैं, लेकिन कब रखते हैं? जब मुल्क में किसी 3 साला बच्ची का रेप हो जाता है तो उनका मुंह नहीं खुलता। जब आप देखेंगे कि कहीं पर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, उन्हें तहजुमी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और ट्रेन में हाफिज़ जुनैद जैसे मासूम नौजवान को शहीद कर दिया जाता है, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। मणिपुर में आप देखें ख़वातीन को नंगा किया जाता है, बुरहना किया जाता है, उनकी बारी बारी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की जाती है, और उनके नज़रों के सामने उनके भाइयों को, उनके बाप को, उनके और जो रिश्तेदार मर्द रिश्तेदार हैं उन्हें ख़त्ल कर दिया जाता है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुलता। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूं कि अहम मसाइल पर खुलना चाहिए, क्योंकि इंसान के बारे में कहा जाता है उसकी सलाहियतों का, उसकी काबिलियत का, उसके किरदार का, उसके अखलाक का, और उसकी जो घरेलू तरबियत होती है उसका अंदाज़ा उस वक्त लग जाता है जब वो अपना मुंह खोलता है या कुछ बोलता है। तो बहरहाल मैं शमशान या कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह खोला था कल रात में, और कहा था कि स्वदेशी और विदेशी का उन्होंने नारा लगाया था, स्वदेशी विदेशी। उन्होंने कहा था कि अब विदेशी जो है वो आप कपड़े जो है वो या फिर दीगर मसनूआत है उसका बाइकाट करें, अपने मुल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सामान आप इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये बात कह दी है, लेकिन आपको बता दूं कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट है, संजय सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सारी कौम को स्वदेशी और विदेशी का यानी पैगाम दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सके अपने मुल्क में तैयार करदा मसनूआत इस्तेमाल करें। लेकिन संजय सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के कौल और फेल में बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है। मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं आप बाहर की चीज़ें मत खरीदीजिए, इंपोर्टेड जो चीज़ें हैं उसका यानी बाइकाट कर दीजिए, और जो यहाँ पर मुल्की मसनूआत हैं वो खरीदिए। लेकिन संजय सिंह कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस चश्मे से, जिस ऐनक से लोगों को देखते हैं, हालात को देखते हैं और माहौल को देखते हैं, वो चश्मा इंडियन मेड नहीं है बल्कि वो इटालियन मेड है, इटाली का वो चश्मा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जो दस्ती घड़ी है यानी अपने हाथों में जो घड़ी पहनते हैं वो इंडियन नहीं है, वो गुजरात की बनी हुई या हैदराबाद की बनी हुई नहीं है, बल्कि वो स्विस मेड है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं आप बाहर की चीज़ मत खरीदिए। फिर इसके बाद आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ में जो फ़ोन होता है उसके बारे में संजय सिंह कहते हैं वो अमेरिकन फ़ोन है। तो आप अंदाज़ा कीजिए वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं देसी मसनूआत आप खरीदें। फिर इसके बाद आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म जिस कार में सवार होते हैं वो इंडियन मेड नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है, बल्कि जर्मन कार है। तो आप अंदाज़ा कीजिए वज़ीर-ए-आज़म खुद दूसरी चीज़ें, इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाम से कह रहे हैं
کہ آپ ملکی مصنوعات خریدیں۔ وزیر اعظم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ $103 بلین کی باہمی تجارت چین کے ساتھ ہے اور $92 بلین سامان جو ہے چین کا ہندوستان میں فروخت ہو رہا ہے۔ تو آپ پھر کہتے ہیں کہ سودیشی اور ودیشی، ارے میرے بھائی، جب یعنی جو حالات خراب ہوتے ہیں تو وزیر اعظم کو ملکی مصنوعات یاد آتی ہیں۔ تو بہرحال سجاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً دیکھیے، گزشتہ روز جو ہے وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے تھے، وہ GST-2 کے حوالے سے جو ہے ایک خوشخبری دے رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھو ہم نے GST میں اصلاحات کی ہیں، ریفارمز کیے ہیں، اور GST-2 کے نام سے جو ہے نئی اصلاحات نافذ کی ہیں نوراتری کے پہلے دن، یہ آج جیسے کہ نافذ ہو گئی ہیں پیر کے دن۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے سودیشی پہ، مطلب دیسی مصنوعات پہ توجہ دینی ہوگی اور بیرونی مصنوعات ہمیں خود کفیل بننا ہوگا۔ یقیناً دیکھیے امریکہ نے جو ٹیرف لگایا ہے اور جس طرح کے جو ہے ہمارے بیرونی خارجہ پالیسیاں جس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہیں، جس طریقے سے H-1B ویزا پہ جو ہے فیس، بھیانک فیس لگائی گئی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے ان سچویشن کو ٹیکل کرنے کے بجائے اب ملک کے عوام کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے دیسی چیزوں پہ توجہ دیں، دیسی اشیاء خریدیں۔ تو یقیناً جو ہے یہ سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ پریکٹیکل، دیکھیے ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ مودی سرکار پریکٹیکل نہیں ہے، وہ عوام کے لیے کچھ، اپنے لیے کچھ، حالات کے لیے کچھ، سچویشن کے حساب سے وہ جو ہے اپنا بیان بدلنے کے عادی ہیں۔ تو یقیناً اگر سنجے سنگھ جو ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ اہم سوال بھی ہے۔ دیکھیے بار بار اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی گھڑی اتنے لاکھ کی، پین اتنے لاکھ کا، کپڑے اتنے لاکھ کے، جوتے اتنے لاکھ کے، تو اور ساری کی ساری چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں۔ اب تو جو ہے آپ نے جو ہے کار بھی جو استعمال ہوتی ہے وزیر اعظم کے زیر استعمال ہے، اس کے بھی جرمن ہونے کا انکشاف کر دیا ہے۔ تو یقیناً یہ جو ہے حیرت انگیز ہے کہ آپ کی زیر استعمال اشیاء میں سے کوئی بھی چیز انڈیا نہیں ہے، اور آپ جو ہے سودیشی دیشی کی بات کرتے ہیں۔ اب مہاتما گاندھی کے جو ہے عظمت کو، یقیناً آج جو ہے مہاتما گاندھی کی عظمت کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے جب اعلان کیا کہ اب ملک میں صرف ہندوستان کے بنے ہوئے کپڑے جو ہے استعمال کریں، تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ہندوستان کھادی کو استعمال کر کے دکھایا۔ اس زمانے میں آج سے 70 سال پہلے انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی جو آج وزیر اعظم کو یاد آ رہی ہے۔ اگر اس تحریک پہ پوری سنجیدگی سے عمل کیا ہوتا ہے اس ملک نے، تو آج جو ہے انڈیا، جو وزیر اعظم خود کفیلی کی بات کر رہے ہیں، آج یہ انڈیا جو ہے کتنی بڑے پیمانے پہ خود کفیل ہوتا اور ساری دنیا اس ملک کی یقیناً محتاج ہوتی۔ آج آپ چین کی اشیاء استعمال کرتے ہیں، آج آپ امریکہ سے اشیاء امپورٹ کرتے ہیں، آج آپ جرمنی کی اشیاء استعمال کرتے ہیں، دنیا بھر کے ملکوں سے اشیاء یہاں پہ لائی جاتی ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے آپ نے تجارتی ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب تو آپ نے جو ہے انڈیا میں بیرونی کمپنیاں بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہے حکومت کی طرف سے سرکاری لیول پہ ہو رہی ہیں، اور پھر اب جو ہے جب ٹیرف کی مار پڑتی ہے، جب چین سے آپ کے تعلقات اور سرد ہو جاتے ہیں، جب حالات جو ہے بہت خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کے حالات بگڑنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، ہمیں سودیشی پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے، ہمیں جو ہے دیسی مال خریدنا چاہیے، ہمیں جو ہے خود کفیل ہونا چاہیے۔ ساری باتیں، یہ سارے جو ہے مشورے عوام کے لیے ہیں، آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سجاد صاحب نے جس انداز میں کہا کہ گاندھی جی کی جو خدمات ہے، گاندھی جی کے جو تصورات ہے، جو نظریہ ہے، اس کے لیے انہیں سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ آنے والے دن ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی سودیشی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں اور امپورٹڈ اشیاء سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قوم کو
ये दावत दे रहे हैं कि आप सिर्फ देसी मसनूआत इस्तेमाल करें, तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, गांधी जी के नक्श कदम पर चलते हुए धोती ज़ेबतन करेंगे और जो अपर है वो नहीं पहनेंगे। गांधी जी के बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आप तसव्वुर कीजिए कि वज़ीर आज़म गांधी जी का लिबास ज़ेबतन करेंगे तो कैसे लगेंगे। हाथ में डंडा तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें अब कौम को अगर सही मैसेज देना है तो फिर गांधी जी का लिबास ज़ेबतन करना होगा, धोती पहननी होगी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, और अपर नहीं पहनना होगा। क्योंकि गांधी जी जो शहीद हुए थे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द, सबसे पहले दहशतगर्द नाथूराम गोडसे ने किसके इशारे पर कत्ल किया था गांधी जी को, आप अच्छी तरह मालूम है। जब उसने गांधी जी के सीने में गोलियां उतारी तो उस वक्त गांधी जी के जो ज़बान पर नाम था वो था हे राम। तो आप अंदाजा कीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलकर वो धोती पहनेंगे जो गांधी जी पहना करते थे। गांधी जी की तरह वो अपना जो अपर हिस्सा होता है, जिस्म का बालाई हिस्सा होता है, वो बरहना रखा करते थे। क्या नरेंद्र मोदी भी बरहना रखेंगे? क्योंकि वो तो अपने आप को फ़कीर कहते हैं और उन्होंने एक मरतबा कहा था कि हम तो फ़कीर हैं और बस्ता लेकर निकल जाएंगे। तो अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बताता हूँ कि गांधी जी, आप अंदाज़ा कीजिए दर्द जो मुल्क का होता है कैसा होता है। मैं गांधी जी की मिसाल से समझा सकता हूँ, दलाइल के साथ समझा सकता हूँ और कहता हूँ कि सज्जाद साहब, गांधी जी एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, एक ट्रेन पे एक ब्रिज पे वो से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खातून है जो कपड़े धो रही थी और उसके जो लोअर है ज़ेरी हिस्से पर तो कपड़ा था लेकिन बालाई हिस्से पर कपड़ा नहीं था। तो उस वक्त गांधी जी ने अहद कर लिया कि मैं भी, क्योंकि मेरी कौम आज गुर्बत का इस कदर शिकार है, पसमानदगी का शिकार है, शुमाली हिंद का दौरा था वो, तो बहरहाल शिकार है, इसलिए मैं भी आज से अपना जो बालाई कपड़ा होता है वो नहीं पहनूंगा। और उस वक्त से अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक गांधी जी ने कपड़ा नहीं पहना, वो यानी बालाई हिस्से का। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? उनमें हिम्मत है, उनमें इस कदर ज़र्फ है जो गांधी जी में पाया जाता था। यकीनन देखिए, गांधी जी के चप्पल भी जो थे जी हाथ से सिले हुए चप्पल थे, मोची के हाथों से बने हुए चप्पल थे। और गांधी जी की लकड़ी थी, वो लकड़ी पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी थी। जी। मतलब है कि वो लकड़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी और वो सिर्फ बकरी का दूध नाश्ते में जो है पिया करते थे। जी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ 2-2 हज़ार की 5-5 हज़ार की पानी की बोतल ख़रीद के वज़ीर आज़म हमें मशवरा देते हैं कि आप जो है स्वदेशी बन जाएं। तो वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि वो पहले मोची के हाथ से सिली हुई चप्पल पहने और खादी का जो है आप जो है अपना धोती पहने और फिर बाकी जो है आपकी गाड़ियाँ जो हैं आलीशान गाड़ियाँ उन गाड़ियों को मेड इन इंडिया गाड़ियों में बदले। फिर उसके बाद जो है आप आवाम को मशवरा देंगे तो जो है यकीनन आवाम भी जो है मानेंगे, आपका मशवरा कबूल करेंगे। देखिए, सारा का सारा जोर बीजेपी इस बात में लगाती है कि मोदी जो है इस मुल्क के लिए कितने जो है आलिशान जो है काम कर रहे हैं, कितनी अजमत है उनकी। अब तो फिल्म भी बनने लगी। जी हाँ। मोदी पे अब फिल्म भी बन रही है, अब तो मंदिर भी बनेंगे। बिल्कुल, जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी ने जो है कितने अजीम इंसान है मोदी, ये दिखाया जाएगा उस फिल्म में। और तो और देखिए, हमारे वज़ीर दिफा मराकश के दौरे पे हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ पूरी दुनिया में और लोग हमारे मुल्क की बात सुनने लगे हैं। आपने देखा कि 33 ममालिक को हमने डेलीगेशन रवाना किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन के बाद, और उसके बाद कितने मुल्कों ने पाकिस्तान की मजम्मत की, आप बताइए। तो बहरहाल सुनने लगे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद से है और हैदराबाद में एक तारीखी मस्जिद है और एक मदरसा भी हुआ करता था, एक मस्जिद भी है, लेकिन वहाँ ना आप नमाज पढ़ सकते हैं ना आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन आपको बता दूँ कि वो मस्जिद इतनी खूबसूरत है और कि वो क़ल्ब शहर में जब हैदराबाद बसाया जा रहा था 1589 में उस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ और उस मदरसे की तामीर का आगाज़ हुआ और फिर 1591 में वो तामीर मुकम्मिल हुई। 40 मैं समझता हूँ कि 40,000 टन उसका वज़न है। और आपको ये भी बता दूँ कि उसकी जो बुनियादें हैं तकरीबन 30 फीट गहरी हैं और उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो यानी थे वो हज़रत मीर मोमिन अस्थराबादी, जो आज आराम फरमा रहे हैं दायरे मीर मोमिन में। ये कुली कुतुब शाह
के दौर में ये ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायद रहे और कुतुब शाही जो सल्तनत है, गोलकुंडा जो सल्तनत है, उसकी तकरीबन 40 साल तक उन्होंने खिदमत अंजाम दी। ये कोई मामूली बात नहीं थे। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हैदराबाद, मीमार हैदराबाद भी कहा जाता है। और उन्होंने ईरान का एक शहर है अस्फहान, अस्फहान ने 9 इसका नाम दिया था हैदराबाद का। और चार मीनार जो बताया गया था, चारों तरफ बस्तियां थी और हम जो जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं वो चार मीनार है। तो बहरहाल उस मस्जिद के और मदरसे की तामीर बिल्कुल यानी शहर के वस्त में की गई थी। और आपको ये भी बता दूं कि उसकी दूसरी मंजिल पर जो मस्जिद है वो इस कदर खूबसूरत है कि पहले नमाज पढ़ते थे लेकिन अब नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहवील में वो है। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ पर एक नाजायज़ जो ढांचा तैयार किया गया, ये मैं नाजायज़ मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि अदालतों ने कहा है, बाज़ाब्ता मैं आपको सुना देता हूँ। और इसके अलावा आपको ये बता दूँ कि अब उस मस्जिद के ताल्लुक़ के बारे में आपको बता दूँ कि चार मीनार मस्जिद के अहाते में बिल्कुल यानी उसके साये में बदकम्मा खेलने की हाईकोर्ट ने मशरूत इजाज़त दे दी है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है उमा शंकर, उन्होंने अपील की थी। और लेकिन जो मशरूत इजाज़त दी गई है वो ये है कि वहाँ पर कल 5 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक बदकम्मा खेला जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ 100 खवातीन शिरकत करेंगी। और ये भी शर्त आयद की है अदालत ने कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा, ये उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कहा है अदालत ने कि अगर पहले तो एसीपी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, फिर बीजेपी वाले हाई कोर्ट से रुजू हुए और इजाज़त मशरूत दे दी गई। लेकिन पुलिस को अदालत ने कहा कि अगर ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा करेंगे या लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक चार मीनार का सवाल है, चार मीनार के बारे में हमने आपको किस तरह बता दिया है कि ये जो इमारत है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तहवील में है। और 2012 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो चार मीनार के नीचे मंदिर है वो मंदिर की मजीद तोसी से रोक दिया था और रोक लगा दी थी। 2013 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिर के ढांचे को गैर कानूनी तामीर करार दिया था, आप ये भी नोट कर लीजिए। और 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट शायद हुई जिसमें कहा गया कि 1957 तक वहां मंदिर का नामो निशान ही नहीं था। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस है या मोरिखीन है जिसमें नरेंद्र लोथर साबिक IAS ऑफिसर, उन्होंने भी ये दावा किया है कि 1960 तक भी वहां कोई मजहबी ढांचा नहीं था चार मीनार मस्जिद के नीचे, बल्कि उसे गैर जरूरी तौर पर वहां नस्ब किया गया। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि वहां जो छोटा सा जो ढांचा हुआ करता था, आप देखें कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत ये कहा गया है कि जो भी तारीखी इमारतें होती हैं उसके 100 मीटर तक आप कोई तामीर नहीं कर सकते। और 200 मीटर तक जो इमारतें हैं उसको अगर दुरुस्त करना भी चाहते हैं, मरम्मत भी करना चाहते हैं तो यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दूं कि चार मीनार को लगकर एक पुलिस स्टेशन भी है और उसके नाक के नीचे ये जो गैर कानूनी ढांचा है वो इस कदर वसत इख्तियार करता जा रहा है कि एक छोटा सा ढांचा जो है अब एक बड़े इमारत में तब्दील हो गया है। पुलिस भी देखती रही, हमारे अरकान असेंबली भी देखते रहे, हमारे रुकन पार्लियामेंट भी देखते रहे, हुकूमत भी देखती रही। आखिर ये कैसा हो रहा है समझने नहीं आ रहा। लेकिन आपको हम बता रहे हैं ये चीज़ें जो हकीकत की हैं। तो बहरहाल अपने शहर की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, अपने मॉन्यूमेंट्स की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारे जो आसार हैं उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। तो बहरहाल मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिन्होंने 1591 में ये इमारत तामीर करवाई है, 184 फीट की ये इमारत है चार मीनार मस्जिद। और उस मस्जिद को प्लेग वो सज्जाद साहब उस वक्त आया था, उसके लिए मन्नत मांगी थी कुली कुतुब शाह ने कि अगर मेरी कौम यानी मेरी जो रियाया है गोलकुंडा में रहने वाली वो अगर इससे बच जाएगी इस वबा से तो मैं एक मस्जिद और मदरसा तामीर करूंगा। तो बहरहाल चार मीनार वही मस्जिद है, वही मदरसा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हिजरी के 1000 साल की तकमील पर और आगाज़ पर, दूसरी मिलेनियम के आगाज़ पर उन्होंने ये मदरसा और मस्जिद तामीर करवाई थी। तो बहरहाल अब देखना है कि सज्जाद साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, यकीनन एक दर्दनाक खबर है
کہ آج چار مینار کی شناخت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات نہیں ہے، 20-25 سال پہلے چلے جائیں آپ تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کو حیدرآباد کی تہذیب دیکھنی ہے تو آپ چار مینار چلے جائیے، اگر آپ کو حیدرآباد کا کلچر دیکھنا ہے یا پھر حیدرآبادی ماحول اگر آپ کو چاہیے تو آپ چار مینار کے دامن میں چلے جائیے۔ تو اس زمانے میں یقیناً شب معراج، شب برات، شب قدر، رمضان کا مہینہ اور ساری کی ساری جتنی بھی جو ہے اسلامی جو مطلب ہے کہ عیدیں ہوتی تھی، شب برات مطلب شب مقدس راتیں ہوتی تھی، ان راتوں میں جب لوگ اس علاقے میں جاتے تھے تو ان کو ایک روحانی منظر دکھتا تھا، دور دور تک ان کو ایک تہذیب نظر آتی تھی، ایک اسلامی تہذیب کا بہت بڑا مرکز تھا چار مینار۔ لیکن دھیرے 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 چار مینار کے پاس پیدل راہرو پروجیکٹ کے نام پہ اور بہت ساری جو ہے سرگرمیوں کے نام پہ وہاں پہ آج اس طرح کا جو ہے سچویشن پیدا کر دی گئی ہے کہ پرانے شہر کے قلب شہر میں، پرانے شہر کے دامن میں ہونے کے باوجود آج وہاں پہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، پارکنگ کے مسائل ہیں، ان کا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، وہاں پہ بازار بن گیا ہے، سڑک پہ جو ہے اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے احتیاط برتنے لگے ہیں وہاں پہ، اور نتیجہ کیا ہوا، دھیرے دھیرے ٹورسٹوں کا ایک بڑا مرکز بن گیا اور تہذیب جو ہے وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو یقیناً یہ اب دیکھیے اب کس طرح کی چیزیں وہاں پروموٹ ہو رہی ہیں، کبھی جو ہے کوئی قوالی کا پروگرام ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے بدکما کے پروگرام بھی اب شروع ہو جائیں گے، تو مطلب ہے کہ اب مذہبی تہوار بھی وہاں پہ پروموٹ ہونے لگیں گے، اور پھر آپ دیکھیے چار مینار کو جو ہے ٹورزم کے نام پہ جو ہے وہاں موسیقی ریس پروگرام بھی ہونے لگے ہیں۔ نہیں، وہ حصے کو مذہبی پروگرام سے دور رکھنا چاہیے، بالکل یقیناً رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جب وہ ایک مذہبی ڈھانچہ ہے، جب وہ ایک مسجد ہے، جب وہ ایک مدرسہ ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایک ہسٹوریکل مانومنٹ کیوں بنایا گیا؟ تو یقیناً اس میں ہماری قیادتوں کی بھی غلطی رہی ہے، انہوں نے اس علاقے کو، اس ایریے کو، اس مسجد کو آباد کرنے میں جو ہے تساہل کا مظاہرہ کیا، تو اسی تساہل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں چار مینار کا دورہ کرتے ہیں تو دل محسوس کے رہ جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دور بھی یاد آتا ہے جب جو ہے یہ اس شہر کی تہذیب کا ایک بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا، تو تہذیب ختم کر دی گئی، چاہے وہ لاڑ بازار ہو، چاہے وہ چار مینار ہو۔ چار مینار کے طرف میں کیا دکانیں تھیں؟ پوری مذہبی قرآن پاک کی دکانیں، دینی دکانیں وہاں پہ تھیں، پوری مذہبی جو ہے مرکز تھا بہت بڑا۔ چار کمان، جی بالکل، چار کمان کی اگر ہم بات کریں گے، زہرا ہاؤس کی ہم بات کریں گے، مکہ مسجد کی ہم بات کریں گے، مکہ مسجد کے سامنے جو ہے طبیہ کالج کی ہم بات کریں گے، یہ سارے کے سارے جو ہے فن تعمیر کی شاہکار عمارت، فن تعمیر کے شاہکار بھی تھے اور تہذیب کے ایک عظیم مراکز بھی تھے ساری چیزیں، اور آج یہاں پہ جو ہے تہذیب جو ہے دم سسکتی جو ہے نظر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ چار کمان ہو یا کالی کمان ہو، کمان سحر باطل ہو یا پھر مچھلی کمان ہو، یہ گلزار ہو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی منظم انداز میں وہاں بنا گیا ہے، لیکن اب بہت ہی منظم اور منصوبہ بند سازش کے تحت چار مینار کی شناخت تبدیل کی جا رہی ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور کس کے ساز باز کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کو کسی کی نظر نہ لگے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ گنگا ہند جو ہمارے شہر کی گنگا جمنی تہذیب ہے، اور جس کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ حیدرآباد ایک منی انڈیا، ایک چھوٹا ہندوستان ہے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں کی یہ روایتیں برقرار رہیں، اور جو ناجائز ڈھانچے سارے شہر میں تیار کیے جا رہے ہیں ان کا انسداد، ان کی روک تھام عمل میں آئے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔